आज का टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम्स बताए थे। चैप्टर सेकंड में हमने ये बातें पढ़ी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, तो पांचों किंगडम्स हैं, उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। जो 5 किंगडम्स में 3 किंगडम्स हैं उनको हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, ये बड़े किंगडम्स हैं और शुरुआत में 2 ही किंगडम बनाए गए थे कैरोलस लीनियस के द्वारा, इसलिए इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसको कितने डिविजन्स में, आगे कितने फाइलम्स में बांटा है, क्या क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम कर रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब है कि कितने प्रकार के सिस्टम हैं क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्लासिफिकेशन है वो परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ न दिक्कतें हो जाती हैं। हमारी सबकी जो थर्स्ट है उसको सेचुरेट कर दे वही क्लासिफिकेशन परफेक्ट माना जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिवन बाई बेंथम एंड हुकर, जो आपकी बुक में एक्सेप्ट किया एनसीईआरटी ने, तो डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया। कैरोलस लीनियस के द्वारा, कार्ल लीनियस के द्वारा दिया गया। बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का कैरोलस लीनियस को कहते हैं, परंतु इनके क्लासिफिकेशन को बाद में जब स्टडी की गई, जब लोगों का रुझान हुआ, ये फील्ड में गए, तो समझा कि उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कुछ करेक्टर को, कुछ सुपरफिशियल करेक्टर को लेकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे थे, बांट रहे थे, तो उसमें क्या कमियां थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, पूरा डिटेल में हम कर रहे हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, they were based on vegetative characters or superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. Linnaeus artificial system of classification was based on the androecium structure। कहने का मतलब है कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया, परंतु कुछ करेक्टर को लेकर ही कैटेगराइजेशन किया, इसलिए इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्या क्या चीजों पर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन। वेजिटेटिव करेक्टर, बाहरी लक्षणों को देख करके, साथ में ही सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी नहीं किया था, क्योंकि वो समय ऐसा था कि वहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुए थे। हैबिट है, कलर है, नंबर है, शेप है, उस आधार पर। और जो मेन फोकस किया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में बाई कैरोलस लीनियस, वो था एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसके आधार पर कैटेगराइजेशन किया था प्लांट्स का, इसलिए इसको कहा आर्टिफिशियल। ड्रॉबैक्स क्या थे, कमियां क्या थी उसकी। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमने क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, कैटेगराइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो कुछ लक्षणों को लेकर के कैटेगराइजेशन करने पर क्या कमियां रह गई कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उनको भी अलग कर दिया गया, क्योंकि बाहरी लक्षणों को देखने पर उनमें थोड़े बहुत अंतर दिख गए और उसके आधार पर उन्होंने अलग कर दिया था। इसके बाद में इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बराबर का महत्व दिया गया था।
जबकि सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है वो मोर रिलायबल फॉर क्लासिफिकेशन, more authentication for classification. This is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment. ठीक है, तो सेक्सुअल करेक्टर है उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए था, परंतु कैरोलस लीनियस है इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों को ही बराबर महत्व दिया था। इसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन, हुकर। मैंने आपको बताया थी बेंथम और हुकर है इसी के क्लासिफिकेशन है, उनको उसको हमारी बुक में एक्सेप्ट किया है, क्योंकि क्यों क्या उसकी विशेषताएं थी वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग ऑर्गेनिजम्स, जो नेचुरल करेक्टर थे उनके आधार पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था, इसलिए इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। इट कंसीडर्स एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स। बच्चों याद रखिए आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को, वेजिटेटिव फीचर्स को कंसीडर किया गया था, यहां पर दोनों ही करेक्टर को लिया गया है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में क्या क्या चीजें थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब सारी चीजें। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है कि उसके सूक्ष्म जो संरचनात्मक जो व्यू पॉइंट मिलता है, सूक्ष्म संरचनात्मक बनावट होती है उसको देखा। एनाटोमी, आंतरिक एनाटोमी है, आंतरिक बनावट है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि डेवलपमेंटल पीरियड है कि जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है। और साथ में फाइटोकेमिस्ट्री, जो केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है प्लांट्स में, उस पर भी बेस्ड था। एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप यहां देख पा रहे हैं कि एक ट्री बनाया है, इवोल्यूशनरी ट्री जिसको कहते हैं। ट्री में बेस लिया है, उसके बाद में अलग करेक्टर हो गया तो एक ब्रांच बन गई, फिर दूसरी ब्रांच बन गई, फिर तीसरी ब्रांच बन गई, अलग अलग ब्रांचेज बन गई, परंतु अगर सभी का ओरिजिन अगर हम देखें तो एक ही है। यहां बताया है ब्रांचिंग कब हुई है, 12 to 16 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो गिब्बन्स हैं या गोरिल्ला हैं ये अलग होते गए, 6 to 8 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ ये अलग हो गए, चिंपैंजी है। इसके बाद में 4 to 6 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग अलग हो गया, और वन मानुस और बंदर और अलग अलग कैटेगरीज हैं वो बन गई। सभी का ओरिजिन है वो एक है। तो बच्चों याद रखिए कि कई बार कह दिया जाता है कि इंसान का ओरिजिन है वो बंदरों से हुआ है, ये सही बात नहीं है। बंदरों से ओरिजिन नहीं हुआ, बल्कि सभी के एंसेस्टर है, फोर फादर है, कभी कॉमन थे, और जैसे जैसे करेक्टर अलग होते गए अलग ब्रांचिंग हो गई। क्या बताया गया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, विकास की जो सह संबंध है उस पर आधारित है। अमोंग द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिजम्स। दिस assumes that organisms in the same taxa have a common ancestor. सेम टैक्सा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक कॉमन एंसेस्ट्री रखते हैं, मतलब उनके पूर्वज है वो कॉमन है। तो यहां आप समझ पा रहे हैं इन सब के एंसेस्टर है कभी एक ही थे, कॉमन थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन। कौन कौन से क्लासिफिकेशन के लिए सोर्सेज हैं वो अडॉप्ट किए गए। सबसे पहला यहां पर दिया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, नंबर एंड कोड्स आर assigned to all the characters and the data are processed, thus hundreds of characters can be equally considered। कहने का मतलब है हर करेक्टर को नंबरिंग कर दिया, और नंबरिंग को मैच करके, नंबरिंग को काउंट करके, कंप्यूटर से एनालिसिस करके और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है।
तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो कि उसकी वर्ड मीनिंग से ही समझ में आता है कि करेक्टर को नंबर दिया और फिर जितने नंबर मैच कर रहे हैं, कितने नंबर किसके साथ में रिजम्बल कर रहे हैं, उसके आधार पर कैटेगराइजेशन किया। नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन का साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब बच्चों होता है सेल। तो सेल के आधार पर अगर कैटेगराइजेशन की करें, सेल की स्ट्रक्चर है, सेल के केमिकल कंपोजिशन है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके आधार पर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एटसेट्रा। Another important type of classification, that is chemotaxonomy. It is uses the chemical constituent of the plant. केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्लांट को कैटेगराइज किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है। तो मतलब शुरुआत का क्लासिफिकेशन है, कैरोलस लीनियस है, वो चीजें जानता ही नहीं था क्योंकि उस टाइम पर खोज ही नहीं हुई थी इन चीजों की। बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो सेल के बारे में पता लगा, क्रोमोजोम के बारे में पता लगा, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लगा। तो आप यहां समझ सकते हैं बच्चों, जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, ये इनके केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। इसी तरीके से बनियान ट्री है, रबर ट्री है, तो इनमें एक विशेष प्रकार का लेटेक्स निकलता है। तो जिनमें केमिकल कंपोजिशन में सिमिलरिटी होती है, सेम टाइप का केमिकल कंपोजिशन मिलता है, तो उनको एक कैटेगरी में रखते हैं। और ज्यादा रेलेवेंसी है, ज्यादा कॉमन करेक्टर है, वो निकल के आते हैं ये चीजों से। तो हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े बच्चों। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टाइप का था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। इसके बाद में दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बेंथम हुकर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में तीसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद में और सिस्टम दिए गए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये सारे आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको डिटेल में हमने डिस्कस किया। और अभी आपके दिमाग में ये खाका तैयार हो गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि क्लासिफिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डालते हैं। प्लांट किंगडम का सबसे पहला डिवीजन है जिसको हम एल्गी बोलते हैं। एक्चुअली में एल्गी को हम बोलेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन है, और वो थैलोफाइटा में क्या करेक्टर होते हैं वो सारी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है एल्गी, सिंपल थैलोइड एंड ऑटोट्रोफिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक फ्रेश वाटर मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। थैलोइड होता है, थैलोइड बॉडी का मतलब होता है बच्चों अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। जहां पर जैसे प्लांट आप देखते हैं रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है, तो रूट, स्टेम, लीव्स डिफरेंशिएटेड बॉडी है। रूट का अलग काम है, स्टेम का अलग काम है, लीव्स का अलग काम है, तो काम का बंटवारा है, वहां पर स्पेसिफिकेशन हो गया। अगर कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें इस तरीके की रूट, स्टेम, लीव्स हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, बॉडी है, सभी कार्य करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलोइड बॉडी बोलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये थैलोइड बॉडी है, जिसमें आप नहीं कह सकते कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, थैलोइड बॉडी बोल रहे हैं। ऑटोट्रोफिक है, प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं तो सारे ऑटोट्रोफिक होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ऑटोट्रोफिक इस वजह से ही है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं। नमी वाली चट्टाने होती है, नमी वाली मिट्टी होती है, नमी वाली लकड़ी होती है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नमी वाले स्थानों पर ये उगते हैं। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, कुछ फंगी के साथ में भी एसोसिएट होते हैं, जैसे लाइकेन। एल्गी और फंगी मिलकर के लाइकेन बनाते हैं, जो इससे पहले टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें हमने कर लिए डिटेल में। एंड एनिमल्स,
एनिमल बॉडी पर भी वो एसोसिएटेड होते हैं। आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं ऑन स्लॉथ बियर की बॉडी पर ये पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर ग्रीन फर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्गी, इनकी बॉडी पर ये एल्गी पाए जाते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पर यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग होती है। बच्चों याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स है वो यूनिसेलुलर है, परंतु सारे करेक्टर हैं वो प्लांट के जैसे रख रहे हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके बाद में वोल्वॉक्स है वो कॉलोनियल एल्गी है, जो ग्रुप में आ गए। आप ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये उनकी वोल्वॉक्स की कॉलोनी है। इसके बाद में यूलोथ्रिक्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद में स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है। एल्गी की फॉर्म और साइज है वो वेरिएबल है, यूनिसेलुलर है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, ये यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास है। कॉलोनियल फॉर्म है वो वोल्वॉक्स है, कॉलोनी के फॉर्म में मिलते हैं। और फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ये बहुत ही अच्छे से इमेज से आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद में इनमें रिप्रोडक्शन है वो कैसे पाया जाता है, आप देखिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है वो 10th क्लास में आपने पढ़ा है। वो कोई भी वजह से छोटे छोटे पीसेज में उनके फिलामेंट टूट जाते हैं, तो हर फिलामेंट है वो नए प्लांट को, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो वो कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। Asexual reproduction by the production of spores, example zoospores, most common. They are flagellated motile, they germinate to give rise to new plants. Sexual reproduction through fusion of two gametes. तो बच्चों आप इसको समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ स्पोर तो बन रहे हैं, परंतु स्पोर बिना फ्यूजन के बन रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। और ये स्पोर कैसे हैं, जू स्पोर है, आप समझ यहाँ देख पा रहे हैं। जू का मतलब मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिलम होता है, ये स्पोर बनेंगे और वो स्विम करके सूटेबल प्लेस पर जा करके और पूरे थैलस बॉडी बना लेते हैं, तो वो कहलाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सी बात है कि अगर जो स्पोर है, दो स्पोर आपस में एक दूसरे से आकर के और मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी को कहेंगे जब दो डिफरेंट गैमीट्स हैं आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहां आप ये फ्यूजन देख पा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के गैमीट बनते हैं आप यहां देखिए, पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइप्स। आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब है मेल और फीमेल गैमीट है वो शेप साइज में एक जैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं, इसलिए आइसोगेमस। और उनका फ्यूजन होगा तो आइसोगेमी। Isogamous fusion of gametes similar in size, they may be flagellated, example Eulothrix, or non-flagellated, non-motile, example Spirogyra. एनआइसोगेमस, एनआइसोगेमी का मतलब होता है कि डिसिमिलर होते हैं, फीमेल गेमीट बड़े होते हैं, मेल गेमीट छोटे होते हैं, तो डिसिमिलर होंगे तो उसको हम एनआइसोगेमस बोलते हैं, और उनके फ्यूजन को एनाइसोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज, एग्जांपल सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। इसके बाद में तीसरा टाइप है ऊगेमस। ऊगेमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमीट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट, एग्जांपल वोल्वॉक्स फ्यूकस। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये एग है वो नॉन मोटाइल है, तो ऊगेमी ओवम उसको कह सकते हैं, और जो मोटाइल होता है उसको स्पर्म बोलते हैं। और इस तरीके से एक नॉन मोटाइल एक मोटाइल इनका फ्यूजन है वो कहलाता है ऊगेमस टाइप का फ्यूजन। और एग्जाम्पल इसका वोल्वॉक्स है, फ्यूकस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए 12वीं तक आपको काम आएगा और आपके कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एल्गी।
क्या क्या फायदे होते हैं एल्गी के? थ्रो फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्योंकि ये एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और आपको पता है धरती पर सबसे ज्यादा पानी मिलता है, एक्वेटिक सिस्टम है वो ज्यादा पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर ज्यादा होता है, ओशियन है, सी है, रिवर्स है, पोन्ड है, लेक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है वो जमीन पर पाया जाता है, और वहां पर एल्गी है वो उस जगह पर पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो जितनी टोटल फोटोसिंथेसिस धरती पर होता है उसकी आधा फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ कौन कर रहे हैं? एल्गी कर रहे हैं। जब आधा फोटोसिंथेसिस एल्गी कर रहे हैं तो आधी अमाउंट में CO2 फिक्स कर रहे हैं और आधी अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द एल्गी। और वो पानी के अंदर होते हैं इसलिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उनके द्वारा इंक्रीज की जाती है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि सबसे ज्यादा इकोसिस्टम, बड़े इकोसिस्टम है वो पानी के अंदर मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो पानी में मिलने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर कर रहे हैं? एल्गी पर। About 70% of marine algae are used as food. Example, Porphyra, Laminaria, Sargassum। मतलब 70 प्रकार की स्पीसीज ऐसी होती है जो इंसान के खाने में काम आती है। एग्जाम्पल पोरफायरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेमिनेरिया देख पा रहे हैं, सार्गेसम देख पा रहे हैं, जेलिडियम देख पा रहे हैं, ग्रेसिलेरिया है, एगार एगार है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे काम आते हैं। जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है। एगार फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइस क्रीम्स एंड जेलीज। ये सब बनाने में काम लिए जाते हैं। Some marine brown and red algae produce hydrocolloids, water holding substances, example algin, brown algae, and carrageen, red algae. These are used commercially. वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल एल्गिन और कैरागिन, जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल लेवल पर इनको काम लिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं, क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, इसकी टेबलेट मिलती है मार्केट में, प्रोटीन रिच होते हैं, आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो खाने में फूड सप्लीमेंट के रूप में काम आते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा इनकी होती है। स्पेस ट्रेवलर्स है, एथलीट होते हैं, दौड़ने में, दौड़ते समय बच्चों पेट भर के खाएंगे तो दौड़ेगा कैसे? एथलेटिक्स में वो एक्टिविटी कैसे कर पाएगा? इसलिए न्यूट्रिएंट रिच ये टैबलेट ले लेते हैं और वो अपनी एक्टिविटीज है अच्छे से कर पाते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स हैं उनके सामने भी समस्या होती है कि जितना खाएंगे उतना कुछ फिर वेस्टेज बनेगा, उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें? तो वो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं जिससे ज्यादा खाएं, न्यूट्रिशन उनको बराबर मिले और कचरा कम से कम बाहर निकले। क्योंकि आपको मालूम है कि वो वेस्टेज है उसको डिस्पोज करना और यूनिवर्स में छोड़ दिया तो वो उड़ते ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने एल्गी का कॉमन जो करेक्टर्स हैं वो पढ़े बच्चों। अभी आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा या एल्गी। एल्गी को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 टाइप में क्लासेज ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी, रेड एल्गी। तीनों आप समझ पा रहे हैं, ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी है, और ये रेड एल्गी है। सबसे पहले हम करेंगे क्लास क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्या करेक्टर होते हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फ्लामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, यहाँ आप गोल बॉक्स में देख पा रहे हैं, और फ्लामेंटस भी हो सकते हैं। यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट। इनमें ग्रास ग्रीन का मतलब हरे भरे होते हैं,
क्यों हरे भरे होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। आप यहां देख पा रहे हैं कि जो इनका क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप है वो डिस्कोइड हो सकती है, हॉर्स शू शेप हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, या स्पाइरल रिबन लाइक हो सकते हैं। अलग अलग शेप में क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनोइड्स। पायरिनोइड का मतलब होता है स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। Some algae store food as oil droplets. They have rigid cell wall made of an inner cellulose layer and an outer pectose layer. ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास शोविंग पायरिनोइड सेल वॉल एटसेट्रा। तो इसको हम चर्चा कर लेते हैं। फ्लैजिलम, दो फ्लैजिलम है इसके पास में। वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है क्योंकि ये वाटर को बैलेंस करने में मदद करती है। आई स्पोर्ट स्टिग्मा इसको कहते हैं। आई स्पोर्ट का मतलब आंखें नहीं है परंतु लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गेनेल्स इनमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन, सेल वॉल, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, थाइलेकोइड इनमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। स्टार्च ग्रेन्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टार्च ग्रेन्स हैं ये पर्पल कलर के। पायरिनोइड्स अभी हमने चर्चा करी, स्टोरेज बॉडीज है पायरिनोइड्स। क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड है, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है वो कप के आकार का है। गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये लगभग स्ट्रक्चर्स है वो सभी क्लोरोफाइसी में पाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। तो आप क्लेमाइडोमोनास की डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए हैं पिछले स्लाइड में। ये क्लेमाइडोमोनास रियल इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का दिखेगा। वोल्वोक्स है वो क्लेमल, अगर अलग कर दें तो एक क्लेमाइडोमोनास के जैसा ही होता है परंतु ये कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉल के जैसे पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। डॉटर कॉलोनी, नई कॉलोनी यहाँ पर बन रही है और ये पूरी की पूरी कॉलोनी है और इसमें बीच बीच में ये स्ट्रक्चर डार्क बॉल दिख रही है, ये डॉटर कॉलोनीज है। इसके बाद में यूलोथ्रेक्स आप देखिए, ये फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस है। स्पाइरोगायरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसमें रेटिकुलेट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं कारा, ये कारा है, एक्सिस है, ब्रांचेज इसमें पाई जाती हैं। मतलब अभी भी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है परंतु ऐसा लगता है कि ये प्लांट जैसा है, इसमें स्टेम, रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है। रियल में ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स इनमें नहीं पाई जाती, ये थैलोइड बॉडी है। इसके बाद में क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से टाइप का है? तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। Asexual reproduction by flagellated zoospores produced in zoosporangia. Sexual reproduction isogamous, anisogamous और oogamous। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं जो जू स्पोर होते हैं और वो मूवमेंट करके सूटेबल प्लेस पर आकर के उग जाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ गेमिट बनते हैं, आइसोगेमिट है वो सेम टाइप के गेमिट मेल फीमेल। एन आइसोगेमिस डिसिमिलर होते हैं और ओगेमस है, एक मोटाइल होता है दूसरा नॉन मोटाइल होता है और इनके फ्यूजन होने से रिप्रोडक्शन होता है। तो तीन टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ कैटेगराइज किया है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जिसको कहते हैं। क्या करेक्टर पाए जाते हैं फियोफाइसी में? दे आर मोस्टली मेरीन फॉर्म्स, पानी के अंदर खारे पानी में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms, example ectocarpus, to profusely branched forms, example kelps, 100 मीटर इन हाइट। कैल्प यहाँ देख पा रहे हैं आप, जो
100 मीटर हाइट तक हो सकते हैं, प्रोफ्यूजली होते हैं, गुच्छेदार होते हैं, उलझे हुए होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनोइड एंड जेंथोफिल। बच्चों याद रखिए, जो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी मिल रहा था, यहां पर क्लोरोफिल मिल रहा है ए और सी। साथ में कैरोटीनोइड और जेंथोफिल की वजह से इनका कलर है वो ब्राउन हो गया है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ए जेंथोफिल पिगमेंट फुकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से वो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेमिनेरिन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल कवर्ड बाई ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। Protoplast contains plastids, central vacuole, and nucleus. Plant body is attached to substratum by a holdfast and has a stalk, stipe, and leaf-like photosynthetic organ. Frond, example Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, and Fucus. तो आप यहाँ ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे हैं बच्चों। ये वेजिटेटिव सेल, सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, जिलेटिनस कोटिंग उनके ऊपर मिलती है। इसके साथ में प्लास्टिड और वैक्यूल पाई जाती है, न्यूक्लियस तो होगा ही। और प्लांट बॉडी है वो, आप कह सकते हैं कि जो थैलोइड बॉडी है वो 3 पार्ट में बांटी गई है। बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि इनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होने लग गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, होल्ड फास्ट रूट नहीं है, रूट जैसी स्ट्रक्चर है जिसको होल्ड फास्ट बोल रहे हैं। स्टेम नहीं है, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है उसको स्टाइप बोल रहे हैं। और लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्रॉन्ड बोल रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसके बाद में ये तो लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस में होल्ड फास्ट स्टाइप, और ये हो गया फ्रॉन्ड जिसमें मिड रिब और एयर ब्लेडर्स है वो पाए जाते हैं। डिक्टियोटा में देखिए होल्ड फास्ट नीचे होगा, इस टाइप होगा, और पूरी स्ट्रक्चर ब्रांचिंग है, ये फ्रॉन्ड कहलाता है। ये आप एक्चुअली इमेज देख पा रहे हैं, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये आप देखिए एक्टोकार्पस और सार्गेसम। इसके बाद में जो फियोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वो मीनिंग वही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पियर शेप्ड बाइफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। वहां पर स्पोर फॉर्मेशन होता है जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं, फ्लैजिलम पाए जाते हैं, इसलिए बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों ही टाइप के गेमीट बनते हैं अलग अलग स्पीसीज में। यूनियन ऑफ गेमीट्स अकर इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, ऊगेमस स्पीसीज। गेमीट्स आर पियर शेप्ड पायरिफॉर्म बियरिंग टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो ये स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है, उनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो क्लास है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। दे हैव रेड थैलाई ड्यू टू द रेड पिगमेंट। कौन सा रेड पिगमेंट है? आर फाइको एरिथ्रिन। इसकी वजह से रेड कलर के होते हैं, आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से। यह आपको याद रखना है। मेजोरिटी आर मरीन, स्पेशली इन वार्मर एरियाज, खारे पानी में मिलते हैं और गर्म स्थानों वाले, गर्म पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and at greater depth in oceans where relatively little light penetrates. तो इन जगह पर ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आप देखिए, आप इसको थैलोइड बॉडी बोल रहे हैं यहाँ पर, पोरफायरा, जहां पर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं दिखेंगी, परंतु फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाला रीजन है वो फ्रॉन्ड कहलाता है। पॉलीसाइफोनिया में देखिए होल्ड फास्ट इस टाइप, और ये हो गया इसका फ्रंट जो ब्रांचिंग पाई जाती है, मेन एक्सिस है। और ये आप यहाँ पर ये रेड कलर के एल्गी देख पा रहे हैं, रोडोफाइसी। ये देखिए पोरफायरा, ये आप देख पा रहे हैं, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम,
बहुत काम के एल्गी हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. इसके जैसे होते हैं एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, ये फ्लोरिडिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टार्च को. एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम. और इनमें भी रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस. ये एक ही टाइप का है ऊगेमस, मतलब एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल गैमीट है उसके फ्यूजन से. बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स इट हैज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जाइगोट से एम्ब्रियो और ये सारी चीजें बनती हैं, कि किस तरीके का इनमें फ्यूजन होता है. ये फर्टिलाइजेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद में मियोसिस डिवीजन यहाँ हो रहा है और ये बनते जा रहे हैं जाइगोट और टेट्राड स्पोर्स बनेंगे, ये ग्रो करेंगे. तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया. तो एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं पूरा, तीनों में क्या अंतर होते हैं. एल्गी, ये कंपैरिजन. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों हमने अलग अलग कर लिए, उनको कंपेयर करिए. कॉमन नेम, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का रेड एल्गी. मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, साथ में फ्यूकोजेंथिन मिलता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है. रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है जिसकी वजह से रेड कलर के होते हैं. स्टोरेज फूड क्या है? स्टार्च है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिया है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है. सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. फियोफाइसी में सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है और रोडोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है. फ्लैजिलर नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 to 8 इक्वल एपिकल होते हैं. फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल होते हैं और यहाँ पर एब्सेंट पाए जाते हैं. हैबिटेट क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड ब्रैकिस वाटर. जहां नदी और समुद्र जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह पर ब्रैकिस होते हैं. फ्रेश वाटर, फियोफाइसी फ्रेश वाटर में मुश्किल से मिलते हैं. साल्ट वाटर एंड ब्रैकिस वाटर में ये पाए जाते हैं. और रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ मिलते हैं, बाकी सभी सॉल्ट वाटर, मोस्ट सॉल्ट वाटर में मिलेंगे और ब्रैकिस वाटर में भी पाया जाता है. एल्गी डिटेल में पढ़ लिया है, आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है. थैंक यू वेरी मच.